मित्रों नमस्कार। भारत का विचार श्रृंखला के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं व्यास जी। अपनी बात आगे बढ़ाने के पहले एक अपील करना चाहूँगा। आप में से जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अनुरोध होगा कि कृपया आप सब्सक्राइब करें और ज़रूर देखें। आज हम लोग भारत का विचार श्रृंखला इस कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशों के अनुच्छेद 41 पर चर्चा करेंगे। मेरे दृष्टि में यह उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि अनुच्छेद 38 और 39। 38 और 39 में सामाजिक न्याय यानी सोशल जस्टिस, जिसे हम सोशल जस्टिस का चार्टर भी कहते हैं, और 39 में आर्थिक न्याय, जिसे हम आर्थिक न्याय का चार्टर भी कहते हैं, उन्हीं की तरह से यह भी अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। और दरअसल मेरी समझ में यह तीनों अनुच्छेद मिल करके उस समाज की नींव रखते हैं जिसकी अभिकल्पना हमने संविधान की प्रस्तावना में किया हुआ है। जिस समाजवाद की हम चर्चा करते हैं उसमें जिस आर्थिक न्याय की बात कही गई है, जिस बंधुत्व की बात कही गई है, हम इसे मानेंगे कि यह स्तंभ हैं, 3 स्तंभ हैं, पिलर्स हैं, जिन पे उस तरह की अभिकल्पना, उस समाज की अभिकल्पना आधारित है। क्या कहता है ये 41? इसको थोड़ा समझा जाए। 41 ये कहता है, मैं पहले अंग्रेजी में पढ़ूंगा फिर थोड़ा हिंदी में उसको समझाने की कोशिश करूंगा। The state shall, within the limits of its economic capacity and development, make effective provisions for securing, number 1, the right to work, number 2, the right to education, and number 3, the right to public assistance in cases of unemployment, old age, sickness and disablement, and to other cases of undeserved want. अब इसे समझें। ये कहता है कि जब राज्य अपनी नीतियां बनाएगा तो अपनी आर्थिक क्षमता और आर्थिक विकास की सीमा के अंतर्गत वह कोशिश करेगा कि जो हमारे नागरिक हैं उनके लिए कुछ ऐसा प्रभावी प्रावधान करे जो राइट टू वर्क यानी काम के अधिकार से संबंधित हो, या उन्हें काम का अधिकार मिले, उन्हें शिक्षा का अधिकार मिले, और बेरोजगारी के मामले में, उम्र बढ़ जाने के मामले में, यानी वृद्धावस्था में, बीमार होने या अपंग हो जाने की दशा में, या अन्य ऐसे भी मामले हो सकते हैं जो अयाचित आवश्यकताएं आ जाएं, जैसे आपदा इत्यादि, उसमें उसे पब्लिक असिस्टेंस यानी उसे सरकार के द्वारा मदद देने की जरूरत आन पड़े, उस तरह का अधिकार बनाने की बात ही कहता है। देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि वह महज ऐसी नीति की बात नहीं कहता, यह नागरिकों के अधिकार की बात कहता है, राइट बेस्ड चीज़ों की बात कहता है। और ये इसकी ब्यूटी है, मैं मानता हूँ इसका सौंदर्य है इस अनुच्छेद का। और यह प्रस्तावना के जो पिलर्स की मैंने चर्चा की, उसी नज़रिए से मैंने कहा कि वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। अर्थात कोई सरकार यदि राइट टू वर्क की बात करे, बनाए, उस तरह के प्रावधान बनाए, राइट टू एजुकेशन के प्रावधान बनाए, या बेरोजगारी की दशा में, बीमारी की दशा में, या वृद्धावस्था में, या उस तरह के मामलों में जबकि किसी नागरिक को अयाचित आवश्यकताएं आ जाए, यानी कोई ऐसा संकट आ जाए जो उसने बुलाया नहीं हो, जिसके वजह से उसको परेशानी हो जाए, उसे यह अधिकार होना चाहिए। यानी एक तरह से इसको सोशल सिक्योरिटी भी कह सकते हैं कि ऐसा कानून बनाए, ऐसी व्यवस्था करे कि नागरिक को इससे मिल सके, और ये राइट के रूप में मिल सके, यह भीख के रूप में नहीं मिले। नागरिक भीख नहीं मांगने जाएगा। नागरिक ने सरकार को बनाया है, नागरिक ने राज्य को बनाया है, नागरिक ही राज्य की रीढ़ है। ये देश जिसका नाम भारत हो चाहे इंडिया हो, विवाद में मैं नहीं पड़ता। ये देश सभी लोगों का है जो यहाँ रहते हैं, और सभी ने मिल करके जब सरकार की रचना की है, जब एक राज्य की रचना की है, तो उस राज्य का दायित्व अपने नागरिकों के प्रति, अपने इलेक्टोरेट्स और उनके परिवार के प्रति होता है। यह अनुच्छेद 41 हमें बताता है। अब हम एक एक चीज़ की व्याख्या करें। इसमें यह है कि भाई डे वन कोई चीज़ नहीं हो सकती,
कोई कह सकता है कि 47 में आज़ादी मिलने के तुरंत बाद क्यों नहीं हुई? क्योंकि हमारी आर्थिक क्षमता वैसी नहीं थी, हमारा आर्थिक विकास वैसा नहीं था। लेकिन आज की तारीख में हम कहते हैं कि हम 5 बिलियन इकोनॉमी बन गए हैं। हम कहते हैं हम विश्व गुरु बनने की राह पर हैं। हम आज़ादी का अमृत काल मना रहे हैं। तो इस समय राइट टू वर्क की बात तो होनी चाहिए। बेरोजगार जो लोग पड़े हुए हैं, अगर किसी समय तक वे बेरोजगार रहते हैं तो उन्हें तो निश्चित तौर से अधिकार होना चाहिए कि उन्हें मदद मिलनी चाहिए उस बेरोजगारी से लड़ने के लिए, और फिर उन्हें उस बेरोजगारी को ख़त्म करने के लिए राइट टू वर्क होना चाहिए। मनरेगा बना था, मनरेगा उन लोगों के लिए बना था जो मूलतः अनस्किल्ड लोग हैं। अनस्किल्ड हैं तो चूंकि वो मिट्टी काट सकते हैं, वो सड़कें बना सकते हैं, वो बांध बना सकते हैं, इस तरह के काम उनके लिए सोचा गया था मनरेगा में। लेकिन स्किल्ड मैन पावर है, ये नॉलेज सोसाइटी है, पढ़े लिखे लोग हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स भी हैं, कंप्यूटर के जानकार हैं और अन्य विधाओं के पारंगत लोग हैं। तो अपने विधाओं के पारंगतता के आधार पे ऐसी परिस्थितियां तो पैदा करनी पड़ेंगी कि हमें काम का अधिकार, जब हम पढ़ाई करके निकले हैं तो ऐसा नहीं है कि हम घर बैठ जाएं। और अगर घर बैठाते हो, अगर हम तब तक घर पर बैठे हुए हैं तो निश्चित तौर से हमारे लिए अनएम्प्लॉयमेंट या बेरोजगारी की मदद मिलनी चाहिए ताकि हम उसे निपट सकें। मैं नहीं कहता कि सबको सरकारी नौकरी दे दीजिए, मैं ये भी नहीं कहता कि सभी को प्राइवेट सेक्टर में डाल दीजिए, बिना मांग के श्रम की आपूर्ति कर दीजिए। लेकिन ऐसी स्थितियां तो समाज में होनी चाहिए कि कोई बिना काम के न रहे। जो आर्थिक तंत्र हमारा है, जो हमारा आर्थिक विकास जिसके बारे में हम बराबर कहते हैं रहते हैं कि अब दुनिया में भारत वह नहीं रहा, तो वैसी दिशा में ऐसा तो होना चाहिए कि पढ़ाई के बाद अगर विद्यार्थी निकलते हैं, छात्र निकलते हैं, तो उन्हें कुछ डिसेंट लिविंग के लिए, यानी ठीक ठाक जिंदगी बिताने के लिए काम मिलना चाहिए। राइट टू वर्क का ही मतलब है, ये नहीं कि सभी को एक खास तरह का ही जॉब मिल जाए, लेकिन आर्थिक स्थिति ऐसी हो कि मैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के माध्यम से भी मैं एक बेहतर जिंदगी जी सकूं। ये राज्य के ऊपर नीतियां बनाने के दृष्टिकोण से और कानून बनाया जा सकता है। यह जवाबदेही हमारे संविधान ने सौंपी है और राज्य इस जवाबदेही को यह कह के नहीं हट सकता कि हमारी आर्थिक क्षमता उतनी ज़्यादा नहीं है। क्योंकि आज की तारीख में तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि भारत आने वाले समय में दुनिया में दूसरी इकोनॉमी बन जाएगा, हम तो तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो तेज़ी के साथ आगे बढ़ने का मतलब यही हुआ कि यहाँ के सभी नागरिकों को डिसेंट लिविंग के लिए काम का अधिकार मिले, यह अनुच्छेद कहता है। दूसरा, राइट टू एजुकेशन की बात कहता है। राइट टू एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट बनाया गया है 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए, जो आर्टिकल 21A जोड़ा गया संविधान में। उसके बाद जो कानून बनाया गया, चूँकि उसमें कहा गया कि ये राइट जो है, ये अधिकार जो है कानून बना करके दिया जाएगा। तो ठीक है, आपने 6 से 14 साल तक के लिए कुछ बच्चों को पढ़ाई का प्रबंध कर दिया, लेकिन उसके बाद क्या? मैं देख रहा हूँ कि अभी चुनाव का समय चल रहा है, राज्यों के चुनाव का समय, और बहुत सारे राज्यों में राजनीतिक दल यह कहते पाए जा रहे हैं कि हम यहाँ पे सत्ता में आने के बाद KG से PG तक की पढ़ाई, जिसमें इंजीनियरिंग भी शामिल है, जिसमें मेडिकल भी शामिल है, जिसमें अन्य हुनर वाले भी, जिसको प्रोफेशनल कोर्सेज कहते हैं, सारे शामिल हैं, और सामान्य कोर्सेज भी शामिल है, वो कहते हैं कि हम इसे मुफ्त करेंगे। अगर राज्यों के स्तर पर मुफ्त करने की बात कह रहे हैं तो सेंट्रल लेवल पर भी सारे राज्यों को मिला करके, या सारे राज्य सरकारें सेंट्रल के साथ बैठें और तय कर लेंगे कौन सा हिस्सा आप लोगे, कौन सा हिस्सा आप लोगे। क्योंकि राज्य का मतलब तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही नहीं है, लेकिन उसकी जवाबदेही बनती है उसे सभी के साथ मिल करके। और जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की हम बात कहते हैं, उस कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में इस तरह के कानून बनाने की आवश्यकता है, इस तरह की नीति बनाने की आवश्यकता है जो इन्फोर्सेबल हो। या नहीं कि नीति बना दिया और उसको इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता। इसलिए राइट बेस्ट की बात कही गई है। इसलिए आज की तारीख में अब केवल 6 से 14 साल से काम चलने वाला नहीं है। अब तो निश्चित तौर से अगर हमें रिसर्च में जाना है, अगर हमें स्पेस वाले काम में जाना है, अगर हमें वैज्ञानिक वाले काम में जाना है, अगर हमें परमाणु वाले काम में जाना है, एटॉमिक एनर्जी वाले में जाना है, या हमें सामान्य पढ़ाई करनी है, हमें अन्य प्रोफेशनल कोर्स करने हैं, तो क्यों फीस महंगी होगी, क्यों फीस ली जाएगी, क्यों किताबों में खर्चा होगा? लाइब्रेरी बढ़िया करो ताकि हम उस लाइब्रेरी से
किताबें लेकर के और पढ़ सकें। मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से 1976 में MBA किया था और मुझे एक भी पुस्तक खरीदनी नहीं पड़ी थी। हम लोग मात्र 15 की संख्या में वहाँ एडमिट हुए थे और हमें लाइब्रेरी से हर सेमेस्टर की किताबें मिल जाती थी। तो लाइब्रेरी ऐसा बनाइए, लेंडिंग लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट हुआ करता है। आप इस तरह से बनाएं कि हम किताब को लें और पढ़ें, हमें बाजार में जाके महंगी किताबें खुद न खरीदनी पड़े, हमारी फीस इतनी ज़्यादा नहीं हो कि हम अफोर्ड नहीं कर सके। हाँ, हॉस्टल की फ़ीस हो सकती है, फीस के रूप में तो कम होगा, लेकिन खाने पीने का खर्चा तो हमें खुद देना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता कि सब कुछ फ्री करिए, लेकिन फ़ीस, किताबें, ये सब जो खर्चे हैं, ये खर्चे अगर फ्री एजुकेशन होगा या जो राइट टू एजुकेशन होगा, उसमें विद्यार्थियों को नहीं देना पड़ेगा। अभी मैं उसी विश्वविद्यालय, इसकी मैंने चर्चा की, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, अखबारों के माध्यम से और अन्य स्रोतों से भी पता है कि विद्यार्थियों ने जो महंगी फीस वहाँ पे हो गई है, यानी फीस जो बढ़ा दी गई है, उसके विरुद्ध साल भर तक आंदोलन किया और उसमें से कई विद्यार्थियों के साथ बहुत ही जुल्म हुआ। स्वाभाविक आंदोलन कर रहे थे, पुलिस भी आई और पुलिस ने उनके साथ जातियां भी, किस तरह की शिकायतें आ रही हैं। और ये भी शिकायतें आ रही हैं कि साल भर तक करने के बावजूद उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। ये तो उचित नहीं है, ये तो संविधान के अनुसार सही नहीं है। और वो केंद्रीय विश्वविद्यालय बन गया है। हम लोग जब पढ़ते थे वो राज्य विश्वविद्यालय था। तो केवल ये एक विश्वविद्यालय की कहानी नहीं है, ये एक कॉलेज की कहानी नहीं है। हमें एक नागरिक के रूप में इस बात को सोचना होगा कि अगर राज्य कह रहे हैं कि LG टू PG या KG टू PG फ्री होगा, तो पूरे देश में ऐसा होना चाहिए। और ये इसलिए भी होना ज़रूरी है, अमर्त्य सेन को याद कीजिए, अगर हमें गरीबी के दुष्चक्र को तोड़ना है, दो चीज़ें ज़रूरी हैं, एक तो शिक्षा और दूसरा स्वास्थ्य। अगर हम शिक्षित होंगे और हमारा स्वास्थ्य ठीक होगा, तो हमारी जो रोजगारी है, जो रोजगार का काम है, जिसमें हमें राशि मिल सकती है काम के अनुसार, वह भी बढ़ती है, क्योंकि हमारी क्षमता बढ़ जाती है। हम शिक्षित हैं तो हम चीज़ों को समझेंगे, ठीक से समझेंगे, उसका हल निकालेंगे समस्याओं का। और स्वस्थ हैं तो निश्चित तौर से, शारीरिक रूप से सक्षम हैं तो हम बेहतर कमा सकेंगे। इसलिए गरीबी के दुष्चक्र से निकलने के लिए भी शिक्षा बेहद ज़रूरी है और ये राष्ट्र के निर्माण की कुंजी मानी जाती है। यह समाज के विकास के लिए जरूरी तत्व कहा जा सकता है, ये फंडामेंटल है उसके लिए। तो समाज आगे बढ़ेगा इससे, एक बेहतर समाज आगे बढ़ेगा, एक उन्नत समाज आगे बढ़ेगा, एक सभ्य समाज आगे बढ़ेगा, तो सभी लोगों को फायदा होगा। और एजुकेशन भी, चूँकि जो राइट टू एजुकेशन 6 से 14 साल तक के बच्चों को दिया गया है, ये राइट टू लाइफ के अंतर्गत है। 21 में राइट टू लाइफ की बात कही गई है और ये 21A में जोड़ा गया, यानी शिक्षा। और मैं तो कहता हूँ राइट टू वर्क, ये लाइफ का पार्ट है। मेरी ज़िंदगी क्या होगी यदि मेरे पास कोई काम ही नहीं हो, तो मैं कमा ही नहीं सकता, तो मेरी ज़िंदगी का क्या मतलब हुआ। ये तो वेजिटेशन स्टेट में हम रहना शुरू कर देंगे। इसलिए यह दोनों मुझे लगता है कि राइट टू लाइफ का पार्ट है, जो हमारे लिए, हमारे संविधान की नज़र में एक बेहतर समाज के लिए, स्वस्थ समाज के लिए बहुत आवश्यक है। तीसरी बात वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि जो अगर हम बेरोज़गार हैं, तो जब तक बेरोज़गार हैं तब तक हमको पब्लिक असिस्टेंस कुछ न कुछ फॉर्म में मिलना चाहिए, ताकि हम उस रोज़गार को लेने के लिए कोशिश कर सकें। कई राज्यों ने ऐसा किया है, कई राज्य ऐसा कर रहे हैं कि जब तक आप बेरोज़गार हैं तब तक आपको कुछ मदद पहुंचाई जाए, ताकि आप रोज़गार आपको पाने में उससे सुविधा हो सके। और ओल्ड एज अगर हो जाए, हमने पूरा काम किया। ये OPS और NPS का झगड़ा चल रहा है। जिन लोगों ने जीवन अपना दे दिया विभिन्न सेवाओं में, अगर उनको एश्योर्ड पेंशन नहीं मिलती है और वो बूढ़े हो जाते हैं, वो बीमार हो जाते हैं, तो आप सोचें उनके साथ क्या बीतेगी। ओल्ड पेंशन स्किल एश्योर्ड पेंशन की बात कहता है कि इतना आपकी तनख्वाह जिस पर आप रिटायर हुए, उसके बाद आपको इतना जरूर मिलेगा। और ये प्राइवेट सेक्टर में भी लागू होना चाहिए। मैं कहना चाहूँगा ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी होना चाहिए। बहुत सारे राज्यों, जिसमें केरल अग्रणी है, मैं जानता हूँ क्योंकि मैंने श्रम विभाग में भी काम किया है, कि वहाँ पर जो मजदूर हैं, जब काम करने के उम्र में नहीं रह गए जाते, उनके लिए उसका प्रावधान किया गया है। भारत सरकार में भी EPF का प्रावधान है, यानी एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड का प्रावधान है। इसमें पेंशन का भी एलिमेंट है। अगर कोई अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करता है तो उसको EPF कटता है। ये सभी के साथ होना चाहिए। जो भी व्यवस्था करो राइट के रूप में होना चाहिए।
ताकि बूढ़े हो जाने के बाद वृद्धावस्था में कठिनाई नहीं हो। और अगर बीमार हैं, अपंग हैं, तो उनके लिए व्यवस्था होनी चाहिए। और इसी से राइट टू हेल्थ की बात आती है। अगर हमें स्वास्थ्य का अधिकार होगा तो हम किसी भी अस्पताल में जाएंगे, हमारा इलाज होगा, हमारा पैसा नहीं लगना चाहिए। मैं ऐसे कैसे जानता हूँ जिसमें डेड बॉडी को मर जाने पर लाशें अस्पताल इसलिए नहीं सौंपते कि पैसा बकाया है। यह अमानवीयता बिल्कुल एक हमारे जैसे समाज के लिए, जो समाजवाद पर आधारित है, जो समता पर आधारित है, जो न्याय की बात करता है, उसके लिए यह उचित नहीं है। इसलिए ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। और इसमें अंतिम कहा गया है अनडिजर्व्ड वांट, यानी अयाचित जो आवश्यकताएं हैं आपदा के समय, यह अधिकार है। मैं जानता हूं बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि राज्य के खजाने पर आपदा पीड़ितों का पहला हक है, यानी अधिकार है, हक है, राइट है। और आपदा के संबंध में बहुत सारे केंद्रीय सरकार के भी नियम बने हुए हैं। लेकिन अभी हम लोगों ने देखा कि बहुत बड़ी आपदा आई थी, ऐसी आपदा आई थी कि पहली बार लॉकडाउन लगा और सारे लोग अपने घरों में कैद होकर रह गए। तब आप जानते हैं 2 साल पहले जब ये कोविड आया और अचानक रात को घोषणा हुई कि कल से आप अपने घरों से नहीं निकलेंगे, और कहा तो ये गया कि अपने बालकनी से बाहर नहीं निकलेंगे। अरे भाई, सबके पास घर कहाँ होता है मान्यवर? बहुत सारे लोगों के पास घर भी नहीं होते, वो तो बाहर खुले आसमान के नीचे भी रहते हैं। तो अगर ये आपदा है तो उस आपदा से मदद के लिए कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी ना। इलाज के अलावा भी मदद की आवश्यकता पड़ती है। क्या खाएंगे? काम छूट गया लोगों का। देखा गया कि पैदल चले आ रहे हैं, कोई व्यवस्था नहीं थी, अपने घर आ रहे हैं। अब जानते हैं, कहावत है कि जब जोगी बूढ़ा हो जाता है, अशक्त हो जाता है, तो घर की ओर भागता है। जब आदमी बीमार पड़ रहा है और अपने घर से हजारों मील दूरी पर काम कर रहा है, तो सोचता है कि घर भागो, कोई ना कोई मदद वहाँ मेरी मिल जाएगी। अगर मेरी दुर्भाग्य से मौत भी हो जाती है, 4 कंधे तो नसीब हो जाएंगे। ये आदमी सोचता है, हर एक व्यक्ति सोचता है, कोई तो पूछने वाला होगा। और सरकार ने पूछा जरूर, लेकिन ऐसा देखा गया कि जो लोग पैदल चले आ रहे हैं उनको पूछने वाला सरकार की ओर से कोई नहीं था, यानी जो अधिकार मिलना चाहिए उस रूप में नहीं था। बहुत सारी संस्थाओं ने जबरदस्त काम किया, उन्होंने पानी का इंतजाम किया, उन्होंने खाने का इंतजाम किया। लेकिन हमने देखा कि पुलिस ने डंडे भी बरसाए राज्य के कहने से इन गरीबों के ऊपर। यह अमानवीय ही नहीं, ये क्रूर ही नहीं, इस संविधान का उल्लंघन है। और जो लोग मरे, उन लोगों के परिजनों को कोई राहत नहीं मिली, और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में कुछ लोग गए और वहां से नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को कहा गया कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत प्रावधान है, आप रिकमेंड करेंगे गवर्नमेंट को। और कुल मिलाकर के 50,000 रुपये गवर्नमेंट साइड से, सेंट्रल गवर्नमेंट साइड से आपदा का जो फंड होता है उससे मिला। कई राज्यों ने अपनी तरफ से दिया जरूर, ये अधिकार के रूप में होना चाहिए। कैसी भी आपदाएं आती हैं, ये नागरिकों का अधिकार है और ये मिलना चाहिए। और मैं कहना चाहूँगा मित्रों को, जिस समाजवाद का सपना प्रस्तावना में देखा गया था, और DS नकारा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के केस में 1983 में इस पर बहस भी हुई थी, किस तरह का समाजवाद हमारे देश में होना चाहिए। तो यही समाजवाद है जो पैदा होने से लेकर के मृत्यु तक नागरिकों का ख्याल रखता है, ध्यान रखता है, और ये अनुच्छेद 41 में है। इसलिए मैंने कहा कि प्रस्तावना जिन पिलर्स पे आधारित है उसमें यह अनुच्छेद 41 भी शामिल है। मित्रों, ये मेरा कार्यक्रम यहाँ पर समाप्त होता है। यदि आपको अच्छा लगा हो तो कृपया आप लाइक करें, शेयर करें, और जैसा मैंने पहले कहा, आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी टिप्पणियों से भी मुझे लाभान्वित करें। इन शब्दों के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।